आज मैं आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक है फिगर्स ऑफ स्पीच। फिगर्स ऑफ स्पीच को मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। स्टूडेंट, फिगर्स ऑफ स्पीच को हिंदी में कहते हैं अलंकार। जिस तरह से एक नारी की शोभा उसके आभूषण बढ़ाते हैं, उसी प्रकार से एक काव्य के सौंदर्य में वृद्धि करने के लिए भाषा में सरलता, नवीनता, मधुरता लाने के लिए हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम फिगर्स ऑफ स्पीच यानी अलंकार कहते हैं। तो स्टूडेंट, कविता में काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को हम अलंकार कहते हैं। उसी को हम इंग्लिश में कह सकते हैं द वर्ड्स that add the beauty of the poetry are called figures of speech. The words that add the beauty of the poetry, they are called figures of speech. यानी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को हम अलंकार कहते हैं, फिगर्स ऑफ स्पीच कहते हैं। जिस तरह से स्टूडेंट, अगर हम कोई वेजिटेबल बनाते हैं तो उसको टेस्टी बनाने के लिए हम उसमें बहुत सारे मसालों का यूज करते हैं जिससे हमारी वेजिटेबल बहुत अच्छी टेस्टी बन जाए। उसी तरह से हम क्या करते हैं, भाषा में मधुरता, सुंदरता और सरलता लाने के लिए हम उसमें फिगर्स ऑफ स्पीच का प्रयोग करते हैं, उसमें अलंकारों का प्रयोग करते हैं। तो स्टूडेंट, फिगर्स ऑफ स्पीच आप लोगों के कोर्स में जो मुख्य फिगर्स ऑफ स्पीच है मैं वो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। पहला है सिमली। सिमली को हम हिंदी में कहते हैं उपमा अलंकार। क्या कहते हैं? उपमा अलंकार। स्टूडेंट, सिमली को कहा जाता है a simile is a comparison between two objects of different kinds. A simile is a comparison between two objects of different kinds which have at least one point in common, and the word as, like or so are used for comparison. यानी उपमा अलंकार में हम दो भिन्न प्रकार की वस्तुओं की तुलना करते हैं। क्या है स्टूडेंट? उपमा अलंकार जो हमारा सिमली है, इसमें हम दो भिन्न प्रकार की वस्तुओं की तुलना करते हैं। यानी सिमली इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड। जो तुलना की जाने वाली वस्तुएं हैं वो दो भिन्न प्रकार की होनी चाहिए, which have at least one point in common, और जिनमें कम से कम एक गुण समान होता है। and the words as, like और so are used for comparison, और उसमें as, like अथवा so शब्द का प्रयोग तुलना करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं, the life is like a dream. Life is like a dream। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल आपको दिया है, लाइफ इज लाइक अ ड्रीम। जीवन एक स्वप्न के समान है। तो यहाँ पे मैंने देखिए लाइफ और ड्रीम में कंपैरिजन की है। दोनों ही डिफरेंट काइंड्स की चीजें हैं और दोनों में तुलना प्रकट हो रही है, और इन दोनों में कम से कम एक गुण समान है। जिस तरह से जीवन अनिश्चित है उसी तरह से स्वप्न भी अनिश्चित है, और इन दोनों में तुलना प्रकट करने के लिए मैंने लाइक शब्द का यूज किया है। लाइक, तो लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, ये हो गया आपका सिमली। जैसे मैं कहूं दूसरा एग्जाम्पल, द नाइट वॉज एज डार्क एज अ ब्लैक स्टोन। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे नाइट की मैंने कंपैरिजन की है ब्लैक स्टोन से, और यहाँ पे एज वर्ड आया है।
इसलिए यहाँ पे सिमली यानी उपमा अलंकार है। तो मैंने बताया कि सिमली उपमा अलंकार में दो भिन्न प्रकार की वस्तुओं की तुलना की जाती है जिनमें कम से कम एक गुण समान होता है, और तुलना प्रकट करने के लिए एज, लाइक और सो शब्दों का प्रयोग होता है। तो स्टूडेंट ये हुआ आपका सिमली। दूसरा आपका टाइप है मेटाफर। मेटाफर को स्टूडेंट हम लोग हिंदी में कहते हैं रूपक अलंकार। ये क्या है? रूपक अलंकार। इसमें क्या होता है स्टूडेंट, इसमें हम दो तुलना करने वाली वस्तुओं को एक ही मान लेते हैं, यानी इन मेटाफर द कंपेयर्ड थिंग्स आर ट्रीटेड एज अ वन थिंग। तो हम मेटाफर में तुलना की जाने वाली दोनों वस्तुओं को एक ही मान लेते हैं, यानी एक वस्तु को हम दूसरी वस्तु का रूप दे देते हैं। तो इसे हम कहते हैं रूपक अलंकार। यानी इस अलंकार में हम जिन दो वस्तुओं की तुलना करते हैं उन दोनों वस्तुओं को एक ही मान लेते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि तुलना की जाने वाली वस्तुओं दोनों को हम एक वस्तु को दूसरी वस्तु का रूप दे देते हैं। तो इसे हम कहते हैं रूपक अलंकार, मेटाफर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैं बताऊंगा आपको, इसका एग्जाम्पल है लाइफ इज अ ड्रीम। लाइफ इज अ ड्रीम। तो स्टूडेंट मैंने लाइफ और ड्रीम यानी दोनों की तुलना की है और दोनों को एक ही मान लिया। लाइफ को मैंने कहा है ड्रीम का एक रूप दे दिया है। लाइफ को मैंने मान लिया है कि लाइफ क्या है? एक ड्रीम है। तो इसमें सिमली और मेटाफर में जो डिफरेंस है वो इतना है कि इसमें एज, लाइक और सो शब्दों का यूज नहीं होता है। मेटाफर जो है रूपक अलंकार में the words as, like और so are not used for comparison। यानी इसमें as, like और so शब्दों का प्रयोग तुलना करने के लिए नहीं करते हैं। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, मेटाफर अलंकार में जो तुलना की जाने वाली वस्तुएं उन दोनों को हम एक ही मान लेते हैं, यानी एक वस्तु को दूसरी का रूप दे देते हैं, और इसमें तुलना करने के लिए एज, लाइक और सो शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। तो ये था आपका मेटाफर, जिसे हम कहते हैं रूपक अलंकार। और जो तीसरा प्रकार है वो है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन पर्सोनिफिकेशन को स्टूडेंट हिंदी में कहते हैं मानवीकरण। क्या कहते हैं? मानवीकरण। मानवीकरण अलंकार में क्या होता है स्टूडेंट? इस अलंकार में हम क्या करते हैं मानवीकरण में? इसमें हम किसी मृत, अनुपस्थित या निर्जीव वस्तु को सजीव के रूप में वर्णन करते हैं। पर्सोनिफिकेशन जैसे हम कहते हैं वो पर्सोनिफिकेशन बी describes lifeless objects, abstract ideas and absent as having life। तो पर्सोनिफिकेशन मानवीकरण अलंकार में हम मृत या निर्जीव वस्तुओं को या अनुपस्थित विचारों को इस तरह से प्रयोग करते हैं जैसे कि वो सजीव हो। तो उसे हम कहते हैं मानवीकरण, जिसे हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन यानी मानवीकरण अलंकार। तो मैंने बताया मानवीकरण अलंकार में हम क्या करते हैं, इसमें मृत, अनुपस्थित या ऐसे विचार जो हमारे सामने उपस्थित न हो, ऐसे विचार, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, निर्जीव विचार भाव, उन्हें हम जब सजीव के रूप में प्रकट करते हैं तो उसे हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। और स्टूडेंट इसका एग्जाम्पल है लव इज ब्लाइंड।
देखिए स्टूडेंट, लव इज ब्लाइंड, ये एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, इसे मैंने ऐसे इस रूप में यूज किया है कि जैसे हैविंग लाइफ। तो ब्लाइंड वही हो सकता है स्टूडेंट जिसकी अपनी एक लाइफ, ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। सेकेंड एग्जाम्पल देखें, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, अनुभव सबसे अच्छा अध्यापक होता है। और तीसरा एग्जाम्पल, एंजाइटी इज सिटिंग ऑन आवर फेस, यानी जब हम किसी मृत, अनुपस्थित या निर्जीव वस्तु को एक सजीव वस्तु के रूप में प्रयोग करते हैं तो वहां पर जो फिगर ऑफ स्पीच होता है वो होता है पर्सोनिफिकेशन, जिसे हम कहते हैं मानवीकरण। और इसके बाद चौथा जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है अपॉस्ट्रॉफी। अपॉस्ट्रॉफी, अपॉस्ट्रॉफी को हिंदी में हम कहते हैं संबोधन अलंकार। क्या कहते हैं, संबोधन अलंकार। तो इस संबोधन अलंकार में क्या होता है स्टूडेंट, इसमें मृत अथवा निर्जीव वस्तुओं को संबोधित किया जाता है। एंड एपोस्ट्रॉफी is an address to the lifeless things or dead things। इसमें हम क्या करते हैं, एपोस्ट्रॉफी यानी संबोधन अलंकार में मृत अथवा निर्जीव वस्तुओं को संबोधित करते हैं। और इसमें संबोधन के बाद जो हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क है, संबोधन का चिन्ह या कॉमा लगा होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने कहा ओ डेथ, कम सून। देखिए यहां पे मैंने किसको एड्रेस किया है, डेथ को। इसके तुरंत बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है, इसलिए ये क्या हो गया, आपका एपोस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच हो गया, यानी संबोधन अलंकार हो गया। अगला एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, ओ जूलियस सीजर, you are mighty yet। यू की जगह में यहां पे यूज कर सकता हूं दाऊ आर माइटी yet। तो ये जूलियस सीजर तुम अब भी शक्तिशाली है स्टूडेंट, ये विलियम शेक्सपियर का एक प्ले है जूलियस सीजर, बहुत ही फेमस प्ले है, जिसका जो हीरो है, हीरो ऑफ द प्ले जूलियस सीजर, उसको संबोधित किया गया है। मरने के बाद भी उसके शत्रु अपने मुंह पर उसका नाम लेके मरते हैं, इसलिए जो शत्रु उससे क्या कहते हैं, वो जूलियस सीजर thou art mighty है, तुम अब भी शक्तिशाली हो। ये जूलियस सीजर मरने के बाद तुम अब भी शक्तिशाली हो, क्योंकि उसके दुश्मन उसे अपने मुंह पर उसका नाम लेके मरते हैं। तो ये हुआ एपोस्ट्रॉफी यानी संबोधन अलंकार। इस अलंकार में हम मृत, अनुपस्थित अथवा निर्जीव वस्तुओं को संबोधित ऐसे करते हैं जैसे कि उनमें जीवन हो। तो स्टूडेंट इसे हम कहते हैं एपोस्ट्रॉफी। और इसके बाद हमारा जो पांचवा है उसे हम कहते हैं ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन को हिंदी में कहा जाता है विरोधाभास। क्या कहते हैं, विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास का मतलब है, जैसा कि नाम से आप लोगों को पता चल रहा है कि इसमें दो वस्तुओं में विरोध प्रकट किया जाता है, यानी इस अलंकार में दो वस्तुएं आपस में एक दूसरे में, एक ही वस्तु में दो परस्पर विरोधी गुणों का होना पाया जाता है। तो विरोधाभास में मैं कह सकता हूं इन दिस फिगर ऑफ स्पीच और इन
oxymoron, two opposite qualities are found in the same thing. In oxymoron, two opposite qualities are found in the same thing. यानी एक ही वस्तु में परस्पर दो विरोधी गुणों का होना पाया जाता है, तो उसे हम कहते हैं विरोधाभास यानी ऑक्सीमोरन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आप लोगों को बताऊं, he is a wise fool, he is a wise fool। यहां देखिए स्टूडेंट, एक ही सेंटेंस में दो अपोजिट क्वालिटीज पाई जा रही हैं, एक तो वाइज और एक फूल। तो ये क्या है, वाई एक बुद्धिमान मूर्ख है। तो देखिए बुद्धिमान मूर्ख, these are two opposite qualities। तो जब एक ही सेंटेंस में दो परस्पर विरोधी गुण पाए जाते हैं तो उसे हम कहते हैं ऑक्सीमोरन यानी विरोधाभास अलंकार। दूसरा देखिए स्टूडेंट, he is idly busy nowadays, वह आजकल सुस्त व्यस्त है। आइडली मीन्स सुस्त और बिजी मीन्स व्यस्त। तो देखिए स्टूडेंट, एक ही सेंटेंस में सुस्त व्यस्त, देयर आर टू अपोजिट क्वालिटीज इन दिस सेंटेंस। बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जिनमें आप देख सकते हैं कि जब एक ही वाक्य में परस्पर दो विरोधी गुण पाए जाते हैं तो उसे हम कहते हैं ऑक्सीमोरन यानी विरोधाभास अलंकार। और अगला हमारा छठवां है हाइपरबोल। हाइपरबोल को स्टूडेंट हम हिंदी में कहते हैं अतिशयोक्ति। आप लोगों ने सुना होगा अतिशयोक्ति अलंकार। तो इस अलंकार में क्या होता है स्टूडेंट, हम किसी चीज को वास्तविकता से अधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करते हैं। जब हम किसी चीज की वास्तविकता को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर या बहुत अधिक घटाकर वर्णन करते हैं तो उसे हम कहते हैं हाइपरबोल यानी अतिशयोक्ति अलंकार। तो इस अलंकार में किसी चीज की वास्तविकता को बहुत बढ़ा चढ़ाकर या बहुत घटा करके वर्णन किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, हाइपरबोल यानी अतिशयोक्ति अलंकार। जैसे हम कहते हैं राई को पर्वत बनाना और पर्वत की राई। राई क्या होती है, एक बहुत ही छोटी सी थिंग होती है, आर्टिकल, उसको हम पर्वत की बना देते हैं और पर्वत को राई बना देते हैं। तो ये क्या है, जैसे हम लोग बुंदेलखंडी में कहते हैं धजी का सांप बनाना। तो ये क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार है। जैसे इसको एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको एग्जाम्पल्स दे रहा हूं। एग्जाम्पल्स में देखिए आप लोग, जैसे सी वेट ओशियंस ऑफ टीयर्स। देखिए सी वेट ओशियंस ऑफ टीयर्स, वह समुद्र भर आंसुओं रोई, यानी वह इतनी रोई कि उसके आंसुओं से समुद्र भर गया। तो देखिए स्टूडेंट, कितना बड़ा चढ़ा के यहाँ डिस्क्राइब किया गया है। और जब इतना बड़ा चढ़ा के डिस्क्राइब किया जाता है तो वहां पे जो फिगर ऑफ स्पीच होता है वो होता है हाइपरबोल यानी अतिशयोक्ति अलंकार। दूसरा, जैसे मैं कहूं रिवर्स ऑफ ब्लड, फ्लड इन द बैटल, रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लड इन द बैटल। इसका मतलब हुआ स्टूडेंट, युद्ध में खून की नदियां बह गई। तो कितना बड़ा चढ़ा के वर्णन किया गया है कि युद्ध में खून की नदियां बह गई। मैंने बताया कि जब हम किसी चीज की उसकी वास्तविकता से बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करते हैं या बहुत उसकी वास्तविकता से उसको बहुत घटा के वर्णन करते हैं तो वहां पे जो फिगर ऑफ स्पीच होता है वो होता है हाइपरबोल।
जैसे मैं कहूं आई हैव नॉट सीन हिम फॉर एजेस, मैंने उसे युगों से नहीं देखा है। तो इस तरह से जब हम किसी चीज की वास्तविकता को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा कर या बहुत अधिक घटा करके वर्णन करते हैं, तो वहां पर जो फिगर ऑफ स्पीच होता है वो होता है हाइपरबोल। और इसके बाद स्टूडेंट अगला जो हमारा फिगर ऑफ स्पीच है जिसे हम कहते हैं ओनोमेटोपोइया। 7वें नंबर का है ओनोमेटोपोइया। इसे हम कहते हैं ध्वनि सूचक, ध्वनि सूचक अलंकार। जहां पे किसी शब्द की, किसी वस्तु की, किसी चीज की ध्वनि होती है, यानी इन दिस फिगर ऑफ स्पीच साउंड सजेस्ट द मीनिंग, यानी इस अलंकार में जब किसी शब्द की ध्वनि से हमारा आशय होता है, चाहे वो कोई भी चीज हो, व्यक्ति, वस्तु, कोई भी चीज हो, अगर उससे हमारे ध्वनि से तात्पर्य है तो वहां पर क्या होता है ओनोमेटोपोइया, जिसे हम ध्वनि सूचक कहते हैं। तो इन दिस फिगर ऑफ स्पीच द साउंड सजेस्ट्स मीनिंग। तो जब किसी अलंकार में हमारा तात्पर्य किसी शब्द की ध्वनि से होता है तो उसे हम कहते हैं ध्वनि सूचक अलंकार। और इसके एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं। एग्जाम्पल में स्टूडेंट जैसे मैं कहूं द स्नेक hisses in the bush। देखिए यहाँ पे स्टूडेंट स्नेक हिस्सेस, सांप के फुसकारने की जो आवाज है हिस्सेस, यहाँ पे जो साउंड आ रही है वो है ओनोमेटोपोइया। दूसरा एग्जाम्पल मैं बताऊं, आई हियर्ड द वाटर लैपिंग ऑन द क्रैक। मैंने झरने पर पानी के कलकल छल छल की ध्वनि को सुना। तो ये लैपिंग क्या है? पानी के कलकल छल छल की ध्वनि। तो स्टूडेंट जहां पे किसी भी शब्द से ध्वनि की आवाज सुनाई देती है, ध्वनि होती है, वहां पर जो फिगर ऑफ स्पीच होता है वो होता है ओनोमेटोपोइया। और अगला स्टूडेंट हमारा जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है रेपिटिशन। जिसे हम कहते हैं पुनरावृत्ति, जिसे हम कहते हैं पुनरावृत्ति, जहां पे एक शब्द की एक से बार ज्यादा आवृत्ति होती है, एक से 2 बार 3 बार आता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? रेपिटेशन कहते हैं। स्टूडेंट रेपिटेशन में क्या होता है? एक शब्द एक से बार अधिक बार आता है तो उसे हम क्या कहते हैं? रेपिटेशन कहते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल आपने इसके देखे होंगे रेपिटेशन के। इसी तरह से अगला हमारा जो है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन में क्या होता है स्टूडेंट? जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं अनुप्रास अलंकार। क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार। तो इस अलंकार में क्या होता है स्टूडेंट? एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है। जहां पे एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है उसे हम कहते हैं एलिट्रेशन। इसके बाद अगला जो होता है स्टूडेंट उसे हम कहते हैं, अगला जो फिगर ऑफ स्पीच है एंजार्पमेंट। एंजार्पमेंट में क्या होता है स्टूडेंट? हम देखते हैं अक्सर जब हम पोएम पढ़ते हैं या पोइट्री पढ़ते हैं तो उसमें हम ये देखते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि पोइट्री के हर लाइन के बाद कोई ना कोई पंक्चुएशन मार्क, कॉमा, सेमी कोलन, कोलन ये चिन्ह लगा होता है। और जब चिन्ह लगा हो बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के अगली लाइन में कोई पोएम की कोई लाइन अगली लाइन में बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के
कंटिन्यू हो जाती है तो वहां पे जो फिगर ऑफ स्पीच होता है उसे हम कहते हैं एंजार्बमेंट। और अगला जो होता है स्टूडेंट हमारा फिगर ऑफ स्पीच, उसे हम कहते हैं एनाफोरा। एनाफोरा में क्या होता है स्टूडेंट, इसमें क्या होता है, जब पोइट्री की कोई लाइन होती है स्टूडेंट, तो एक लाइन सेम वर्ड से शुरू हुई और उसी वर्ड से फिर अगेन वही लाइन जब शुरू होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, एनाफोरा कहते हैं। तो स्टूडेंट इस तरह से मैंने आपको ये फिगर्स ऑफ स्पीच जो आप लोगों के कोर्स में, आप लोगों के सिलेबस में, वो आपको एक्सप्लेन किए। अगर किसी को कोई डाउट हो तो स्टूडेंट कमेंट करके मुझसे फिर पूछिए। और अगर ये आप लोगों के अच्छे से समझ में आया हो तो स्टूडेंट प्लीज इसको आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट करके मुझे बताएं। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।